हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अपना अगला वीडियो लेके आया हूं करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों। आशा करता हूं कि ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा पिछली वीडियो की तरह। और दोस्तों, जैसा कि मालूम है आपको कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें करंट अफेयर्स बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आज मैं अपना अगला वीडियो शुरू कर रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए। आज भी मैं करंट अफेयर्स के लिए आपको MCQs पढ़ाने वाला हूँ। देखें दोस्तों, हम लोग टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गुजरात में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें दूसरी बार मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुजरात में जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं उसमें जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं अपने दूसरे कार्यकाल के लिए वो भूपेंद्र पटेल बनाए गए हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो चुनाव हुए हैं गुजरात में वो 182 विधानसभा सीटों के लिए हुए हैं, जिसमें इस बार भाजपा ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटों पर विजय हासिल की है दोस्तों। ये अभी तक गुजरात चुनाव में किसी भी पार्टी का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है दोस्तों। 182 में से 156 सीटें किसी भी पार्टी का पूरे गुजरात के चुनावी इतिहास में ये सबसे दमदार प्रदर्शन है दोस्तों। तो इस बार अपने दूसरे कार्यकाल के लिए भूपेंद्र पटेल जो हैं वो दोबारा से वहाँ के CM चुने गए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। डियर मून प्रोजेक्ट में किसे चुना गया है दोस्तों। प्रश्न है हमारा कि डियर मून प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय को चुना गया है। दोस्तों, मैं आपको जो बता दूं डियर मून प्रोजेक्ट है क्या, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं दोस्तों। ये जापान का एक निजी डियर मून प्रोजेक्ट है, जिसमें जापान के जो एक उद्योगपति हैं मेजावा, वो करीब 10 लोगों को लेकर इसमें चंद्रमा पर जाना चाहते हैं और ये 10 लोगों की ये मुफ्त यात्रा कराएंगे दोस्तों। इसमें जो एलन मस्क की स्पेस कंपनी है वो उनके जो स्पेस शटल है उनका स्टारशिप, उसके माध्यम से ये लोग अगले वर्ष 2023 में इस मिशन के लिए डियर मून मिशन के लिए 10 लोगों का चुनाव किया गया है। इसमें दोस्तों 10 लोगों के चुनाव में एक भारतीय भी है, एकमात्र भारतीय हैं और वो हैं देव जोशी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देव जोशी एक टीवी कलाकार हैं, जो आपने देखा होगा या सुना होगा कि एक बालवीर नाम का कार्यक्रम आता था टीवी पे, तो उसमें ये बालवीर बने हुए थे ये। और अब इस समय 22 वर्ष के हैं और ये इस मिशन में जाने वाले सबसे छोटी उम्र के व्यक्ति होंगे और अभी तक चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे छोटी उम्र के भी व्यक्ति होंगे दोस्तों पूरे विश्व में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वह महिला पत्रकार जिसे रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किस महिला पत्रकार को दिया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो महिला पत्रकार हैं वो उनका नाम है फहमीदा अजीज। फहमीदा अजीज दोस्तों, इन्हें जो महिला पत्रकारिता के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि फहमीदा अजीज जो है दोस्तों, ये मूलतः बांग्लादेश की रहने वाली है, बांग्लादेश की रहने वाली है, लेकिन वर्तमान में ये अमेरिकी नागरिक हैं दोस्तों, अमेरिकी नागरिक हैं और अमेरिका की एक ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करती हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा इस बार का पुलित्जर पुरस्कार जो है
उसमें 4 भारतीयों को भी ये पुरस्कार दिया गया है। और ये भी मैं बता देता हूँ कि कुल 21 कैटेगरी के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार। दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1917 में हुई थी। दोस्तों 1917 में हुई थी। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथे क्वेश्चन की तरफ से, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 के लिए जो 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची बनाई गई है, कहता है कि किस व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया गया। दोस्तों हमारे सामने 4 नाम है, करुणानंदी, खर्रम परवेज और नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी। दोस्तों इस बार जो टाइम मैगजीन की जो सूची है उसमें जो नहीं शामिल किए गए हैं भारत की तरफ से 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है, और जो एक शामिल नहीं किए गए हैं दोस्तों वो है हमारे इस बार के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस बार जो हमें जो इनको टॉप 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में इस बार हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को जगह नहीं दी गई है। इसमें करुणानंदी को जगह दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट की एक लॉयर है, बड़ी लॉयर है और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दूसरे हैं खुर्रम, जो जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं एक, और गौतम अडानी जो अडानी ग्रुप के ऑनर हैं, मालिक हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टाइम मैगजीन है ये जो अमेरिका से प्रकाशित होती है, अमेरिका की ये मैगजीन है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मैगजीन में इस बार यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इनको शामिल किया गया है, व्लादिमीर पुतिन को शामिल किया गया है, जो बाइडेन को शामिल किया गया है, और इसके अलावा और भी नामचीन हस्तियों जैसे चीनी राष्ट्रपति को शामिल किया गया है इस बार। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इस बार भारत की तरफ से 1, 2 और इन 3 लोगों को शामिल किया गया है। नरेंद्र मोदी जी को इस बार शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट से संन्यास लेने वाली झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने की घोषणा की गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भारतीय क्रिकेट की जो महिला खिलाड़ी हैं झूलन गोस्वामी, ये अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, और मैं आपको बता देता हूं कि ये पश्चिम बंगाल की हैं, यानी पश्चिम बंगाल की ये महिला खिलाड़ी हैं, और वहाँ की जो पश्चिम बंगाल का जो प्रसिद्ध स्टेडियम है ईडन गार्डन, उस ईडन गार्डन में एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी रखने का वहाँ के जो कलकत्ता क्रिकेट बोर्ड है उसने, यानी CAB ने ये फैसला किया है। कलकत्ता क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है। मैं आपको बता दूं झूलन गोस्वामी भारत की तीनों फॉर्मेट में खेलने वाली महिला खिलाड़ी हैं, और ये पूर्व में भारत की कप्तान भी रही हैं। ये विश्व की सबसे तेज फास्ट गेंदबाज हैं, यानी सबसे तेज महिला क्रिकेटर हैं, और इसके साथ साथ विश्व में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भी महिला क्रिकेटर हैं। दोस्तों इनको जो झूलन गोस्वामी, इनको एक उपनाम है इनका चाकदा एक्सप्रेस, चाकदा एक्सप्रेस के नाम से इनको जानते हैं। दोस्तों एक मज़ेदार और बात बताता हूँ आपको कि जो 1997 का जो वर्ल्ड कप था, पुरुषों का वर्ल्ड कप, उसमें ईडन गार्डन में ये बॉल बॉय की भूमिका निभा रही थी। आपने देखा होगा कि बाउंड्री के किनारे छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते हैं, और वो बॉल जैसे ही बाउंड्री पे आती तो वो उठा के वापस फेंकते हैं फील्ड के अंदर। तो ये उसमें भूमिका में थी, और वहाँ से इन्होंने और यहाँ तक का एक बहुत बेहतरीन सफ़र तय किया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, पहला तटीय सुरक्षा सम्मेलन भारत के किस शहर में संपन्न हुआ।
दोस्तों जो पहला तटीय सुरक्षा सम्मेलन है वो चेन्नई में संपन्न हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि तटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देना। दोस्तों इसमें श्रीलंका, मालदीव, भारत और मॉरिशस ने भाग लिया था। दोस्तों इसमें 4 देशों ने भाग लिया था और इसका उद्देश्य था तटों पर जो व्यापार है उसको बढ़ाना और साथ साथ में तटों की सुरक्षा, इनका मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ किस भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक को दिया गया? दोस्तों चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो पुरस्कार है वो दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया। दोस्तों ये दिया गया है ये पुरस्कार दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन। मैं आपको बता दूं कि पूर्णिमा देवी वर्मन जो है वो वन्य जीव संरक्षण के लिए बड़े लंबे समय से कार्य कर रही हैं और ये अपना एक आंदोलन भी चलाती हैं जिसमें सारस जो पक्षी होता है उसको बचाने की इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ साथ कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है दोस्तों, ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन कहता है 8वां क्वेश्चन निम्नलिखित में किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच में गरुण 2022 युद्धाभ्यास हुआ? दोस्तों गरुण 2022 जो युद्धाभ्यास हुआ है वो भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य में किया गया है। गरुण 2022 जो युद्धाभ्यास किया गया है वो भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य में हुआ है। दोस्तों कंफ्यूजन नहीं रखना है, एक गरुण शक्ति भी हर वर्ष होता है, यानी अगर क्वेश्चन आता है गरुण शक्ति 2022 किस किस के बीच में हुआ है तो उसमें भारत और इंडोनेशिया के बीच में हमको याद रखना है कि गरुण शक्ति 2022 किसके बीच में हुआ है, किन 2 देशों के बीच में, तो भारत और इंडोनेशिया। और दोस्तों अगर सिर्फ ये पूछता है कि गरुण 2022 किस किस के बीच में हुआ है तो फिर वो होगा आपका आंसर भारत और फ्रांस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, 9वें प्रश्न की तरफ। किस शहर में देश का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जाएगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बायोमास आधारित जो हाइड्रोजन संयंत्र है वो हमारे मध्य प्रदेश में खंडवा में लगाया जाएगा दोस्तों। और बायोमास आधारित जो ये हाइड्रोजन संयंत्र ये क्या है मैं आपको बता दूं। इस बायोमास आधारित इसका मतलब ये है कि जितनी भी सड़े गले पेड़ पौधे, सूखी पत्तियां और गोबर और जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनके द्वारा ये फ्यूल जो ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों इसका उद्देश्य होगा कार्बन उत्सर्जन को कम करना, और इसके साथ साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करना और इसके साथ साथ जो ऊर्जा के अन्य साधन हैं उनको विकसित करना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? दोस्तों परम विशिष्ट सेवा पदक जो है वो मूलतः एक वीरता सम्मान है जो
शांति काल में सेनाओं के जवानों को दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पुरस्कार है परम विशिष्ट सेवा पदक मेडल जो है वो नीरज चोपड़ा को दिया गया। दोस्तों इनको ये जो पुरस्कार मिला है इनके टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करने के एवज में इनको ये पुरस्कार दिया गया। दोस्तों इनके जो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक में जो इन्होंने ये अपना प्रदर्शन किया था, गोल्ड मेडल लेके आए थे भारत के लिए, इसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नीरज चोपड़ा हैं वो नीरज चोपड़ा 4 राजपूताना राइफल्स के नायब सूबेदार पद पर है। इस समय नायब सूबेदार पद पर ये 4 राजपूताना राइफल्स में इस समय पदस्थ हैं, पोस्टेड है और इनको ये पुरस्कार दिया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है विश्व का वह पहला देश जो कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला कोई और देश नहीं दोस्तों, ये हमारा अपना भारत देश है। दोस्तों ये हमारा अपना भारत देश है। और जस्ट ए मिनट, ये और कोई नहीं दोस्तों, ये हमारा अपना भारत देश है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो डीएनए कोविड-19 डीएनए वैक्सीन क्या है दोस्तों, ये जो डीएनए वैक्सीन है ये बिना निडल का एक खास तरह का वैक्सीन है जो बिना दर्द के लोगों को कोरोना से निजात दिलाएगा। दोस्तों और मैं आपको बता दूं कि इसको जिस कंपनी ने बनाया है, जिस फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया है, वो कंपनी है कैडिला द्वारा इसको पहला डीएनए वैक्सीन कोविड-19 डीएनए वैक्सीन बनाया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस सदन में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2022 में जो ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया है वो दोस्तों राज्यसभा में पारित किया गया। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह विधेयक पहले ही जुलाई माह 2022 में लोकसभा में पारित किया जा चुका है। आप जानते होंगे कि जो किसी भी विधेयक को केंद्र सरकार जब पारित करती है तो या तो लोकसभा में पारित करती है या पहले राज्यसभा में पारित करती है, लेकिन दोनों सदनों में इसको पारित करना आवश्यक है। सामान्यतः लोकसभा में ही पहले किसी विधेयक को पारित किया जाता है दोस्तों, इसके बाद राज्यसभा में लाया जाता है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम संशोधन विधेयक जो है वो है क्या। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, ये इसके उद्देश्य ये है कि आगे आने वाले समय में कम से कम कार्बन उत्सर्जन करना, यानी कि देश में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना और ऊर्जा के अन्य जो गैर परंपरागत स्रोत है उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना, इस जो ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक है इसका उद्देश्य है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि
नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जो ये गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों, वो मनु भाकर ने जीता है। मनु भाकर ने ये भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है नेशनल शूटिंग यानी राष्ट्रीय स्तर की जो शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें। मैं आपको बता दूं कि मनु भाकर जो हैं वो हरियाणा जिले की रहने वाली है। हरियाणा राज्य की रहने वाली हैं और मात्र 22 वर्ष की हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं और ये टोक्यो ओलंपिक खेलों में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ते हैं अपने नए प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश के द्वारा महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला नोट लॉन्च किया गया है? दोस्तों जो महिला सशक्तिकरण है वो पूरे विश्व में इस समय बड़े जोरों पर है और इस बार जो ये महिलाओं के हस्ताक्षर वाला जो नोट है वो अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है और महिला सशक्तिकरण के मामले में एक कदम और बढ़ाया गया दोस्तों। अमेरिका के 2 महिलाओं द्वारा जो डॉलर है, जो $1 यानी $1 और $5 जो है, इन दोनों पर 2 महिलाओं के हस्ताक्षर होंगे। उनमें से एक जो है वो वहाँ की महिला वित्त सचिव है और दूसरी जो वहाँ की जो केंद्रीय बैंक है उसकी कोषाध्यक्ष है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डेविस कप 2022 में कनाडा ने किस देश को पराजित करके यह खिताब जीता? दोस्तों डेविस कप 2022 मैं आपको पहले बता दूं कि डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है दोस्तों। डेविस कप जो है 2022 में कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके दोस्तों कनाडा ने ये खिताब पहली बार अपने नाम किया। फर्स्ट टाइम कनाडा ने इस खिताब को जीता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि कनाडा ने 109 वर्षों के डेविस कप के इतिहास में ये पहली बार कारनामा किया है और 8 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को डेविस कप में हराया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे लंबी क्रूज नदी योजना केंद्र सरकार द्वारा किन 2 शहरों के बीच में बनाई जा रही है? दोस्तों जो विश्व की सबसे लंबी क्रूज नदी योजना है, क्रूज नदी को मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि यह जो योजना है वो वाराणसी से शुरू करते हुए और डिब्रूगढ़ असम तक ये जाएगी। इन दोनों शहरों के बीच में कह दूं या ये जो योजना है वो कुल 4000 किलोमीटर लंबी होगी दोस्तों। 4000 किलोमीटर लंबी ये दूरी होगी इन दोनों शहरों के बीच में। तो कौन से वो 2 शहर होंगे? वाराणसी और डिब्रूगढ़, जिनके बीच की दूरी 4000 किलोमीटर होगी दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इस जो योजना है ये जो सबसे लंबी क्रूज नदी योजना, इसको गंगा विलास क्रूज के नाम से जानते हैं। गंगा विलास क्रूज के नाम से जानते हैं दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों भारत में जो प्रतिवर्ष जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो दिन है वो हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद, उनका जन्मदिन इस दिन होता है। अबुल कलाम आज़ाद
इनकी याद में ये हर वर्ष इसको मनाया जाता है दोस्तों 11 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने विश्व के पहले हाइड्रोजन संचालित विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सफल परीक्षण किया है वो कोई और नहीं बल्कि रोल्स रॉयस ने किया है। रोल्स रॉयस आप जानते हैं विश्व की बहुत बड़ी कार निर्माता कंपनी है। तो मैं आपको बता दूं कि रोल्स रॉयस जो है इसने अभी हाल ही में हाइड्रोजन से संचालित विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है। इनका सिंपल सा उद्देश्य है और इनका कहना है इस कंपनी का कि भविष्य में हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो विमान इंजन है उसको हम हाइड्रोजन से संचालित करेंगे और कम से कम कार्बन उत्सर्जन रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब जो है वो जो विमान होंगे वो जो पेट्रोल से ना चल के अब हाइड्रोजन से चलेंगे और पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में ये एक अनोखा और विशेष प्रयास होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र सरकार द्वारा औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों इस जो औरंगाबाद है इसके नाम के बदलाव की चर्चा काफ़ी समय से की जाती रही है दोस्तों, और वर्तमान में इसका जो नाम रखा गया है वो संभाजी नगर रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो पहले से ही औरंगाबाद को औरंगाबाद ना कहकर संभाजी नगर के नाम से ही बुलाते रहे हैं और इसके बदलाव की मांग लंबे समय से की जाती रही है। दोस्तों शिवसेना की जो वहाँ की सरकार थी राज्य में, उन्होंने इसका नाम एक विधेयक पारित करके इसका नाम संभाजी नगर कर दिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मिसेज वर्ल्ड इंटरनेशनल 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? दोस्तों मैं आपको बता दूं शादीशुदा महिलाएं जो होती हैं उनके लिए एक प्रतियोगिता होती है और उसमें इस बार जो खिताब जीता है दोस्तों वो है यास्मीन मिस्त्री। उन्होंने ये खिताब, यास्मीन जल मिस्त्री इनका पूरा नाम है, उन्होंने ये खिताब जो है इस बार 2022 का अपने नाम किया है। दोस्तों ये प्रतियोगिता जो हुई थी वो मुंबई में आयोजित की गई थी। दोस्तों मुंबई में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और यास्मीन मिस्त्री को इस बार मिसेज वर्ल्ड इंटरनेशनल 2022 का खिताब दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि इस बार जो ये खिताब दिया गया है यास्मीन मिस्त्री को, इसमें एक और इनको पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था मिस फोटोजेनिक का भी खिताब इसमें इनको दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चर्चित पुस्तक द क्रिसमस पिग के लेखक कौन है? दोस्तों जो चर्चित पुस्तक है अभी द क्रिसमस पिग, इसके जो लेखिका हैं वो J.K. रॉलिंग है। दोस्तों ये एक ब्रिटिश लेखिका हैं, ब्रिटिश लेखिका हैं और इनका जो लेखिका और इनका जो नाम है वो बड़ा नाम है और इनका जो नाम जाना जाता है J.K. रॉलिंग का वो हैरी पॉटर नामक श्रृंखला के लिए जाना जाता है दोस्तों। और जो हैरी पॉटर है इनकी जो काफ़ी पुस्तकें आई हैं और बड़ी चर्चित रही हैं दोस्तों, और इसी हैरी पॉटर की पुस्तक पर फिल्म भी बनी है हॉलीवुड में दोस्तों। बड़ी लेखिका हैं, बड़ा चर्चित इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? दोस्तों थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है लिखने में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया? मैं आपको बता दूं जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है दोस्तों वो शेरशाह को दिया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आईफा अवार्ड है IIFA
इंटरनेशनल इंडियन फेस्टिवल अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड। तो जो आईफा अवार्ड है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनमें विभिन्न कैटेगरी के लिए अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं। तो एक पुरस्कार ये दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म, एक पुरस्कार दिया गया दोस्तों बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर। तो बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो पुष्पा द राइज को दिया गया है। और जो ये शेरशाह फिल्म है ये विष्णुवर्धन द्वारा निर्देशित है, यानी इसके डायरेक्टर है, निर्देशक कौन है? विष्णुवर्धन है। दोस्तों जो शेरशाह मूवी है वो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इसमें बड़ा ही अच्छा अभिनय किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस मूवी में एक सैनिक का रोल प्ले किया है। आपने नाम सुना होगा कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई है और उनके छोटे भाई की भूमिका यानी डबल रोल की भूमिका इसमें की है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? दोस्तों कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो मैं आपको बता दूं कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश जो हमारा है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। दोस्तों जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है दोस्तों, इसमें हमारे देश ने क्या मनाया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया दोस्तों, जिसमें लोग इस पोर्टल पे जाके अपने खुद की फ़ोटो तिरंगे के साथ अपलोड कर सकते थे और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसके साथ साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सभी लोगों को अपने घर में तिरंगा लगाने की उस दिन इजाज़त दी गई थी दोस्तों, एक खास दिन इजाज़त दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित महिला T20 चैलेंज का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता? किस टीम ने जीता, अपने नाम किया? तो मैं आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की गई थी महिला T20 चैलेंज खिताब, वो जो उनमें जो टीमों ने भाग लिया था उनमें सुपर नोवाज जो एक टीम थी, जिसमें इन्होंने जो सुपर नोवाज है इन्होंने वेलोसिटी की टीम को 4 रन से हराकर ये खिताब तीसरी बार अपने नाम किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये तीसरी बार 4 रन से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। और सुपर नोवाज ने किसको हराया? ये हराया है वेलोसिटी को हराया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश में G7 शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन जो है उसमें ये जर्मनी में आयोजित किया गया। दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन 2022 जर्मनी में आयोजित किया गया और इसमें भारत और अमेरिका सहित कुछ और देशों को एज ए गेस्ट यानी कि गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में बुलाया गया था। भारत को अतिथि के रूप में, भारत G7 का सदस्य नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लेकिन भारत को अतिथि के रूप में बुलाया गया था। और भारत की तरफ से हमारे जो पीएम है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसमें जाके हिस्सा लिया था और उन्होंने सभी देशों को संबोधित करते हुए कहा था कि हमको एक स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प के बारे में जल्द ही सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों
अपने अगले प्रश्न की तरफ। नया प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार टीवी चैनलों पर हर दिन 30 मिनट के लिए किस तरह के प्रोग्राम कंटेंट प्रसारित करना अनिवार्य होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन दी है प्रसार भारती के जरिए, और उसमें ये कहा गया है कि सभी टीवी चैनलों को कम से कम 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित के कार्यक्रम दिखाने होंगे, और इसमें 8 विषयों को रखा गया है। 8 विषयों को रखा गया है, जिसमें 8 विषयों को राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित के मामलों के 8 प्रकार के सब्जेक्ट या कंटेंट को दिखाना होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के द्वारा नान मधुलवन योजना शुरू की गई। दोस्तों नान मधुलवन योजना जो है वो तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, इनके जन्म दिवस के अवसर पर इस योजना को शुरुआत की गई है। ये माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए एक योजना है, जिसमें क्या किया गया है, क्या है ये योजना मैं आपको बता दूं। इसमें छात्रों को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे वो साक्षात्कार कैसे फेस करे, कैसे सामना करे साक्षात्कार का। इसके बाद धारा प्रवाह इंग्लिश अंग्रेजी बोलने का तरीका सिखाया जाएगा। इसके अलावा जो कंप्यूटर की कोडिंग है वो सिखाई जाएगी, और भी विभिन्न प्रकार के जो रोजगार परक जो कक्षाएं होंगी वो उनको कराई जाएंगी, और तमाम प्रकार के रोजगार के साधन उनको उपलब्ध कराने के लिए इसमें प्रावधान रखा गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपने 28वें प्रश्न की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC एक दिवसीय महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। दोस्तों ICC जो एक दिवसीय महिला वर्ल्ड कप है 2025 की मेजबानी भारत करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत ने जो पिछली बार मेजबानी की थी ICC एक दिवसीय महिला विश्व कप की, वो 2013 में भारत द्वारा की गई थी, और अब 2025 में इसकी मेजबानी भारत पूरे 15 साल बाद करने जा रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हाल ही में किस कंपनी द्वारा विश्व का सबसे तेज AL नहीं है दोस्तों, यहाँ पे AI है, AI सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फेसबुक की जो मूल कंपनी है मेटा, इसके द्वारा विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है वो बनाया गया है, और दावा किया जा रहा है कि ये विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, और ये पिछले जितने भी सुपर कंप्यूटर है उन सब का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, और ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर साबित होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 यानी कि IPL का खिताब किस टीम ने जीता। दोस्तों जो इंडियन प्रीमियर लीग IPL होता है हर वर्ष हमारे यहाँ पे, उसका जो खिताब है गुजरात टाइटंस ने जीता। दोस्तों और गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, उन्होंने इस टीम को, हार्दिक पांड्या को पहली बार ही गुजरात टाइटंस का कैप्टन बनाया गया था, और उन्होंने ये IPL जिताने का कारनामा कर दिखाया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो IPL की शुरुआत हुई थी उसमें पहला खिताब जो था वो सबसे पहला खिताब राजस्थान रॉयल्स द्वारा जीता गया था। दोस्तों और ये बड़ा ही एक बहुचर्चित इंडिया का क्रिकेट से रिलेटेड यानी कि क्रिकेट का एक
खिताब है, एक टूर्नामेंट है दोस्तों। चलिए आज का वीडियो हमारा दोस्तों यहीं समाप्त होता है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अपनी अगली नोटिफिकेशन अगर हमारी आपको मिलती रहे तो इसके लिए आप जो बेल आइकॉन बटन है उसको दबाना ना भूलें। और दोस्तों जम के तैयारी करें, आगे आने वाली अपनी अपकमिंग वैकेंसी में आप सेलेक्ट हो, ये मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मानना है। और जम के तैयारी करें दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।